हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब विथ प्रगति एकेडमी में। मैं राम सेवक और आप लोग का जो क्लास है वो चल रहा है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत आवेश जो है दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, और इन आवेशों में एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। आज हम वैद्युत आवेश के अन्य मूल गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट है कि वैद्युत आवेशों के मूल गुण आज हम लोगों को पढ़ना है। तो वैद्युत आवेश का जो पहला मूल गुण है वो है आवेशों की योज्यता। पहला मूल गुण क्या है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता पहला मूल गुण इनका ये है। तो जैसा कि अगर कहा जाए कि किसी निकाय में दो आवेश है Q1 और Q2, तो उस निकाय का टोटल चार्ज कितना होगा। मान लेते हैं कि यदि किसी निकाय में एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, तो उस निकाय का कुल आवेश जो होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। अर्थात ये जो आवेश परिणामी जो आवेश आया है, दोनों आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ा गया है, तब हमें परिणामी आवेश मिला है। कहने का मतलब ये है कि आवेशों को हम बीजगणितीय रीत से जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग वैद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं, आवेशों की योज्यता कहते हैं। वैद्युत आवेश की योज्यता या आवेशों की योज्यता कहते हैं। वैद्युत आवेश भी द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि है। जिस तरह से द्रव्यमानों को हम, जैसे एक निकाय में बहुत सारे द्रव्यमान होते हैं और उनको हम बीजगणितीय रीत से जोड़ सकते हैं, इसी तरह से हम आवेशों को भी बीजगणितीय रीत से जोड़ सकते हैं। बस केवल आपको ध्यान ये रखना है कि वैद्युत आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है, इसलिए आवेशों को जोड़ते समय हमें जो है चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक निकाय है जिसमें n आवेश है, जिसको हम कह दें कि एक Q1 है, दूसरा Q2 है और डॉट डॉट इसमें Qn आवेश अगर है, और हमें कहा जाए इसका परिणामी आवेश कितना है, तो हम लोग डायरेक्ट जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं उसी तरह से हम आवेशों को जोड़कर बता देंगे कि इस पर टोटल आवेश कितना है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों की योज्यता या वैद्युत आवेशों की योज्यता। बस इसमें क्या है कि आप लोगों को चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं एक निकाय है जिसमें कुछ आवेश है, इस तरह से मान लेते हैं उस पर एक आवेश है आपका 1 कूलाम है, दूसरा है -2 कूलाम, तीसरा है 3 कूलाम और चौथा है -4 कूलाम। और आपसे कहा जाए कि इस निकाय का कुल आवेश कितना है, तो हम लोग कहेंगे कुल आवेश जो है Q इज इक्वल टू 1 प्लस -2 प्लस 3 प्लस -4। इस तरह से क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और जोड़कर कुल आवेशों का मान प्राप्त कर लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर निकाय के किसी पॉइंट पर माइनस आवेश है तो उसे हम चिन्ह के साथ ही रखेंगे। तो आवेशों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक, वैद्युत आवेश की योज्यता क्या है? आवेशों को हम बीजगणितीय रीत से जोड़ा जा सकता है, यही वैद्युत आवेश की योज्यता है। ठीक है, दूसरा जो इसका गुण है, दूसरा मूल गुण जो इसका है वो है वैद्युत आवेश संरक्षित। वैद्युत आवेश क्या है? संरक्षित है, कंजर्व है। वैद्युत आवेश संरक्षित। वैद्युत आवेश संरक्षित है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो आवेशों को आपस में रगड़ते हैं तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाता है।
तो एक वस्तु से जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है दूसरे में उतने चला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण कहते हैं, यानी वैद्युत आवेश संरक्षित है, यानी आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम क्या कर सकते हैं, इनका स्थानांतरण कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो निकाय हैं या दो वस्तुएं हैं, ए तथा बी। ए तथा बी है, जो इस समय यानी इस पर जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, यानी ये जो है इस समय मान लेते हैं इस पर जो है 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर 5 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक दूसरे से इन्हें रगड़ा जाता है, मान लेते हैं हम कि वस्तु जो ए है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर चला गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसे हम लोग क्या कहते थे, ये धन आवेशित हो गया। ये कैसा हो गया, ये धन आवेशित हो गया, और ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। एक हो गया आपका धन आवेशित और दूसरा हो गया ऋण आवेशित, यानी आवेश जो है कहीं से आया नहीं है, यहाँ से निकलकर यहाँ पर चला गया, यानी आवेश उत्पन्न नहीं किया गया है, आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण किया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। यानी वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इनको जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी को हम लोग वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। तीसरा जो इसका मूल गुण है वो है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इसका तीसरा जो है मूल गुण है कि आवेशों का क्वांटमीकरण है, इसका तीसरा मूल गुण है। प्रयोगों द्वारा ये जो है प्रमाणित किया गया कि किसी वस्तु पर जो फ्री चार्ज होते हैं यानी मुक्त आवेश होते हैं, उन्हें हम जो है आवेशों को मूल इकाई के पूर्ण गुणित रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी निकाय में Q आवेश है, Q आवेश, तो उससे लिखते हैं कितना, Q इज इक्वल टू Ne, जहाँ पर E क्या होता है, इसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और N क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। N क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब ये पूर्णांक धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, ये जो n की वैल्यू है, n क्या है, एक पूर्णांक है जो धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। इन्हीं प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि किसी वस्तु पर जो मुक्त आवेश होते हैं उन्हें मूल आवेशों को पूर्ण गुणित यानी पूर्णांकों के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं, जहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक है, और E क्या है, मूल आवेश है। यानी ये E जो होता है ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का परिमाण होता है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर जो हो जाएगा E जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इस पर धन आवेश है तो E क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये है आवेशों का क्वांटमीकरण, यानी किसी वस्तु पर जो मुक्त आवेश है उसे मूल आवेशों के पूर्ण गुणित रूप में लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एक प्रश्न देखेंगे हम लोग, यदि किसी
आवेशित चालक पर, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा, तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कोई एक आवेशित चालक है और इस पर इलेक्ट्रॉन यानी 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इसकी जो प्रकृति होगी, यानी जो चालक होगा वो ऋण आवेशित होगा, यानी इसकी प्रकृति पहले ही पता चल चुकी है कि इस पर जो इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक प्रकृति का होगा, ठीक। और कूलाम में आवेश का जो है मात्रा कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो आवेशों के क्वांटमीकरण से हम लोग जानते हैं कि किसी चालक पर या किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज होता है, टोटल आवेश होता है, वो मूल आवेशों के पूर्ण गुणित यानी पूर्णांक गुणित के रूप में लिखा होता है, यानी Q = Ne। तो जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ पर कितना n = है, यहाँ से 1500, और E क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण लिखेंगे, चूँकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इन दोनों का हम अगर गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 16 पंचे 80 के 0, 16 एकम 16, 16 एकम 16 होता है, और उसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, और यहाँ से 2 0 लगा देंगे, एक अंक यहाँ 10 लगा देंगे, और गुणे 10⁻⁻19। अगर इसे हम वैज्ञानिक विधि में लिखें तो लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 यहाँ से 1 2 3, यानी 3, यहाँ से 3 अंक और हम बढ़ा देंगे 10⁻⁻16 कूलाम। तो टोटल जो है उस पर चार्ज हो जाएगा 2.4 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम, ठीक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक। कूलाम का नियम पढ़ने चल रहे हैं। जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। क्या होते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी धन आवेश और ऋण आवेश जिनको हम लोग कहते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश 2 तरह के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर 2 आवेश और दोनों के दोनों क्या हैं, धनात्मक, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ मान लेते हैं एक चार्ज ये है, एक निकाय बना है और उसमें दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो होता है प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर एक आवेश धनात्मक है और दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो इनके बीच में भी एक बल लगेगा जिसको हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। और वो बल कैसा होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, विजातीय आवेश कहेंगे,
विजातीय आवेश कहते हैं। कैसा आवेश ये होता है? विजातीय आवेश। और इनके बीच जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। ठीक, बल कैसा लगता है? आकर्षण बल लगता है। इससे पहले हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर वो जो है केवल एक प्रकार का बल लगता था, आकर्षण। चूँकि जो द्रव्यमान होता है केवल एक तरह का होता है, इसलिए दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो केवल आकर्षण बल होता है। लेकिन चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इसलिए इनके बीच बल भी दो तरह का लगेगा, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अगर सजातीय आवेश है तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, और अगर आवेश विजातीय हैं तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने समझ लिया कि अगर आवेश सजातीय हैं, यानी दोनों एक ही टाइप के चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो सजातीय, यानी इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। और आवेश अगर अलग अलग टाइप के, यानी एक धनावेश एक ऋण आवेश, जिसे हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं, इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो क्या होगा? आकर्षण बल होगा। तो हम लोग पढ़े कि जो है दो आवेशों के बीच बल लगता है, जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल के परिमाण के बारे में कूलाम ने एक नियम दिया था 1785 ईस्वी में, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या बताया उन्होंने नियम दिया, कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आवेश रहेंगे वो क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कूलाम ने जो नियम दिया था वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले जो है वैद्युत बल के बारे में दिया था, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर स्थिर बिंदु आवेश लिखेंगे। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी अगर जो आवेश है वो सजातीय है तो उनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण, और अगर आवेश विजातीय है तो उनके बीच बल लगेगा आकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के
अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। ठीक, तो कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हों, यानी जो आवेश रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है, एक को मान लेते हैं Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश मान लेते हैं Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी मान लेते हैं वो मान लेते हैं कितना है, स्मॉल r है। तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा, यहाँ लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, तब कूलाम के नियमानुसार उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। कूलाम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का, यानी किसके मात्रा के, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर इन दोनों को हम एक में मिला दें तो हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान r²। ये होता है कूलाम का नियम। यहाँ पर इसे अगर हम और लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, जो है इसे मिटाना पड़ेगा, कूलाम का नियम क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान r²। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको और लिखें, और करके लिखेंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r², जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक, जिसका मान आवेशों तथा उनके बीच दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है। इनके बीच की जो दूरी है और ये जो दो आवेश हैं इनके मात्रक क्या है, इस पर इसका मान निर्भर करता है। दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यदि आवेश को कूलाम में तथा
दूरी मीटर में लें। अब इसको किस में लें? कूलाम में, तथा दूरी को मीटर लें। तब प्रयोगों से जो के का मान होता है वो होता है, प्रयोगों से जो के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0, सॉरी ये गलत हो गया। प्रयोगों से जो के का मान होता है k = 9 × 10⁹ 9.0 लिखिएगा, 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। सुविधा के लिए k को जो लिखा जाता है 1/4 एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। तब समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से, तो यहाँ से लिख सकते हैं F = 1/4 एप्सिलॉन 0 mod of Q1 Q2/r² न्यूटन, जहाँ एप्सिलॉन 0 जो होता है यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है? एप्सिलॉन 0 इसको पढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एप्सिलॉन 0 = 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम मान लें कि हमारे पास दो आवेश है,